पिछले वीडियो में अपने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन किया था। आज अपने कर रहे हैं रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी। रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी को समझने के लिए अपने इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी जो फेफड़ों में गैसेज जाती है वो गैसेज आगे ब्लड में और फेफड़ों से कैसे आदान प्रदान होता है। दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड, कि ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द रेस्पिरेटरी साइट, यानी फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। तो पहला लेते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज जो है फेफड़ों के अंदर, जो एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई सबसे छोटी यूनिट है लंग्स की, और इसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज नेटवर्क पाया जाता है। तो कैपिलरीज नेटवर्क, ब्लड कैपिलरीज जो पाई जाती है, इनमें क्योंकि ये एयर के संपर्क में आती है तो इनमें ऑक्सीजन जो है वो इनमें चली जाती है। तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर किस प्रकार से पहुंचती है, इसके लिए अपने को इसका एक पार्शियल प्रेशर होता है, उसको समझना पड़ेगा कि पार्शियल प्रेशर क्या है। नॉर्मली वायु के अंदर, वायु क्या चीज़ है कि कई गैसेस का एक मिश्रण है, मिक्सचर है। इसमें नाइट्रोजन लगभग 78% है, ऑक्सीजन 21% के आसपास, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, इसके अलावा कुछ रेयर गैसेस भी होती है। तो ये सारी गैसेस मिला करके जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब जो है वो समुद्र तल से लिया जाता है कि सी लेवल पर वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर होता है। तो ये वायुमंडलीय दाब किस कारण होता है कि विभिन्न गैसेस के कारण। प्रत्येक गैस का अपना एक उसमें हिस्सा होता है जिसको अपने पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है 21%, यानी 100 में से 21 भाग, और 760 में से कितना है, तो इस प्रकार से 159.6 mm ऑफ Hg। तो ये इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया। इस तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा कितना है 0.04, कितने में से 100 में से, यानी 0.04% है। तो टोटल कितना 760, तो इसमें से 0.3 मिलीमीटर ऑफ Hg इसका पार्शियल प्रेशर बनता है। तो ये इस पार्शियल प्रेशर के कारण ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाती है, और ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़ों में आती है। एल्वियोलर एयर की जो फेफड़ों के अंदर एयर है, उसमें ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है, टेंशन होता है, वो 107 mm ऑफ Hg होता है। इस प्रकार से उसमें जो ब्लड आता है, वीनस ब्लड होता है, वो उस ब्लड में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 40 mm Hg होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों में, यानी जो ब्लड आ रहा है ब्लड कैपिलरीज में, उसके अंदर ऑक्सीजन का टेंशन, और जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन का टेंशन। तो एयर के अंदर 107 है और जो ब्लड है उसके अंदर उसका 40। तो दोनों में डिफरेंस 67 mm Hg का डिफरेंस है। इस डिफरेंस के कारण एयर जो है वो फेफड़ों से ब्लड की ओर जाती है, ब्लड में चली जाती है। इस प्रकार से एल्वियोलर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है वो 36 mm Hg होता है, और जो वीनस ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है वो 46 mm ऑफ Hg होता है, यानी दोनों में डिफरेंस 10 mm Hg का है। इस अंतर के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फेफड़ों में चली जाती है। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, फेफड़ों में कम है, तो वो ब्लड से फेफड़ों के अंदर
जाती है। तो इस प्रकार से गैसेस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो है वो फेफड़ों, ऑक्सीजन फेफड़ों से ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से फेफड़ों में एक्सचेंज होती है। तो ये कहलाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जैसे ये इस डायग्राम में बताया गया है कि ये एल्वियोलाई बताई गई है कि ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आकर के यहाँ पर ये सेल्स है, इस सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो इधर आ रही है। तो ऑक्सीजन सेल तक पहुँचती है किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। तो एल्वियोलाई से ब्लड में आई, ब्लड से ये बॉडी के विभिन्न पार्ट में जा कर के सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है। सेल के अंदर ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर एंटर करती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर आती है। यहाँ आकर के एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। तो फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर की ओर निकाल दी जाती है। तो गैसेज जो है वो यानी ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों से ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है और शरीर के विभिन्न भागों में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के द्वारा फेफड़ों तक और फेफड़ों से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा पार्ट आता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय द ब्लड, यानी रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको अपने हीमोग्लोबिन कहते हैं उसके द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है? एक कंजुगेट प्रोटीन है जिसमें दो चीज़ें पाई जाती है, एक हीम ग्रुप और एक ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक लार्ज प्रोटीन है जिसमें ग्लोबिन होता है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन पाई जाती है। प्रत्येक चेन के साथ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी हीम ग्रुप जुड़ा रहता है। हीमोग्लोबिन में लगभग 96% ग्लोबिन होता है और 4% जो है हीम पाया जाता है। हीम क्या चीज़ है कि एक विशेष संरचना पर आधारित होता है जिसे पोर्फिरिन रिंग कहते हैं। इस रिंग में केंद्र में एक फेरस आयरन पाया जाता है। ये जो है चारों ओर इसके पायरोल ग्रुप पाए जाते हैं। आयरन अपने 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा पोर्फिरिन के नाइट्रोजन परमाणुओं से तथा 2 बंधों द्वारा ग्लोबिन प्रोटीन से जुड़ा रहता है। तो इस तरह से इसमें ये बताया गया है कि ये ग्लोबिन से जुड़ा हुआ है। तो ये तो है हीमोग्लोबिन, और जब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाती है तो यहाँ पर जो दूसरा नाइट्रोजन था उसकी जगह ऑक्सीजन आ जाती है, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो इस तरह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये कंपाउंड तैयार हो जाता है। हीमोग्लोबिन इसके साथ ऑक्सीजन मिल करके यानी HbO2 एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन परमाणु जुड़ते हैं, 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं। हीमोग्लोबिन का केमिकल फार्मूला ये बताया गया है कि C712, H1130, O245, N214, S2Fe4 ये हीमोग्लोबिन का फार्मूला है। ये टोटल जो है वो हीमोग्लोबिन का केमिकल फार्मूला है। तो
तो हीमोग्लोबिन के एक अणु में 4 हीम समूह पाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक ऑक्सीजन के एक अणु को ग्रहण करने में समर्थ होता है। अतः मैमल्स के हीमोग्लोबिन को HbO2 के रूप में दर्शाया जाता है। हीमोग्लोबिन का रंग गहरा लाल होता है, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन चटकीला लाल होता है। फेफड़ों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन लंग्स। रुधिर केशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है एवं सिर्फ 2% प्लाज्मा में घुलती है। शेष जो 98% ऑक्सीजन जो है वो लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण 3 कारकों पर निर्भर करता है। ये 3 कारक हैं कि एक नॉर्मल पीएच, कि लंग्स के अंदर जो ब्लड है वहाँ पर उसकी पीएच जो है वो नॉर्मल 7.4 होती है। शरीर के अन्य भागों की तुलना में अपेक्षाकृत कम तापक्रम, यानी लंग्स का जो तापक्रम होता है दूसरे बॉडी के दूसरे भागों की अपेक्षा कम होता है। उच्च ऑक्सीजन में निम्न कार्बन डाइऑक्साइड, हवा जो अंदर आती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तो इन 3 फैक्टर्स के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है तो ये ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों होती है, यानी पल्मोनरी वेन जो होती है उससे ब्लड जो है हार्ट तक पहुंचता है और हार्ट ब्लड आगे बॉडी को पंप करके सप्लाई देता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉडी के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। आगे आता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन टिश्यू, कि जब टिश्यू जो होते हैं वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में कैसे टूटता है। तो इसके लिए भी 3 फैक्टर उत्तरदायी होते हैं। ये फैक्टर क्या है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में वृद्धि, कि हाइड्रोजन आयन जो है वो अधिक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड जो है वो आयनित होकर के आयनाइजेशन होकर के उसका H आयन और HCO3 आयन बना देते हैं। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। दूसरा है तापक्रम में वृद्धि, कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो, यानी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है तो उसमें टेम्परेचर इनक्रीज होता है, एनर्जी बनती है। उच्च कार्बन डाइऑक्साइड व निम्न ऑक्सीजन तनाव, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है क्योंकि ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन यूज हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन कम होती है। इस कारण से वहाँ पर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। ऊतकों की कोशिकाओं में उपापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तथा ऑक्सीजन उपयोग में आती है। इस कारण से कोशिकाओं में हमेशा रुधिर कोशिकाओं की अपेक्षा O2 सांद्रता कम होती है तथा CO2 की सांद्रता अधिक होती है। फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति के लिए इस क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटित होकर ऑक्सीजन को विमुक्त कर देता है तथा O2 लाल रुधिर कणिकाओं से विमुक्त होकर रुधिर केशिकाओं से उत्तक द्रव्य में आ जाती है। उत्तक द्रव्य से यह O2 ऊतकों की कोशिकाओं में विसरित हो जाती है। ऊतकों में यह ऑक्सीजन कोशिकीय शोषण में उपयोग में होती है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन जो है वो सेल तक या टिश्यू लेवल तक पहुंच जाती है। तो इस वीडियो में अपना इतना ही। नेक्स्ट अपने अगले में करेंगे ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।